माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता देना हूं चाहूंगा मैं, और माननीय मंत्री महोदय कि आपने मुझे करूंगा कि मैं आपसे भी व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा। मांग संख्या 45 बहुत सी बातें रह गई और मांग संख्या ये कोई सार्थक 56 चर्चा हो पर तो बोलने का मौका दिया। पाबंदा मत लगाया करिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। रिलेवेंट हम बोल नहीं रहे तो सार्थक चर्चा में आप माननीय सभापति महोदय, अपना सदुपयोग होगा। आपका जितना समय था, राजस्थान में ज्यादा समय दे दिया। भिन्न भिन्न समय पर कई औद्योगिक नीतियां आई। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री का नाम कई बार लिया गया, मैं आग्रह करूंगा पारिक साहब से कि जब मैं जवाब दूं तब वो सदन में उपस्थित रहे। रुकेंगे आप रुकना साहब, शाम को कह रहे हैं जवाब। पारिक साहब तो रुकते ही हैं साहब। श्री अरुण चौधरी जी। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश में भिन्न भिन्न समय पर औद्योगिक नीतियां आई, जिनको हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी एवं अन्य कई पूर्व मुख्यमंत्री महोदयों ने प्रदेश में उद्योग के हितों के लिए विभिन्न सार्थक प्रयास किए। राजस्थान ही नहीं वरन संपूर्ण देश विदेश में राजस्थानी हर जगह अपनी एक पहचान रखता है। तभी तो कहते हैं जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। लेकिन माननीय सभापति महोदय, हमारे विपक्षी भाई हमेशा उद्योग की चिंता करते हैं। आज अगर हम सही ढंग से देखें तो राजस्थान से कितने अप्रवासी भाई हैं जो बरसों पहले जिन्होंने राजस्थान छोड़ा, और राजस्थान छोड़ने का कारण क्या था? उनकी गलत नीतियां। जो हमारे विपक्षी भाइयों की सरकार थी, उन्होंने हमारे राजस्थानी जो भी यहाँ पे जो लोग थे उनको उद्योग जगत पनपाने के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया नहीं कराई, और उसके कारण हमारे अप्रवासी भाई, उनको पूरे देश में जगह जगह पर जाना पड़ा, अपने घर बार को छोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन ये ईश्वर की देन मानो या भगवान का आशीर्वाद कि आज हमारे अप्रवासी जितने भी भाई हैं वो बहुत ही सकुशल अपना बहुत ही अच्छी तरह से व्यापार कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने हाल ही में राइजिंग राजस्थान किया, और राइजिंग राजस्थान के तहत जो कार्यक्रम 35 लाख करोड़ के जो निवेश के जो प्रस्ताव आए और जो एमओयू हुए, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं ये धन्यवाद हमारे उद्योग मंत्री जी को भी देता हूं कि उन्होंने इस आयोजन का बहुत ही सफल रूप से आयोजन करवाया। इस आयोजन से हमारे प्रदेश के जो भी अप्रवासी भाई हैं जो बाहर गए और उद्योग का अमूलचूल परिवर्तन किस प्रकार कर सके, हमारे राजस्थान को किस प्रकार विकसित राजस्थान बना सके, उसके अंदर जरूर पूरा योगदान देंगे। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के 1 साल के भीतर ही इस तरह का राइजिंग राजस्थान किया। मैं विपक्षी भाइयों से कहता हूं, अगर इस तरह की सोच होती तो आप भी करते, लेकिन आपने जो राइजिंग राजस्थान के जैसे जो कार्यक्रम किए, आज वो धरातल पर उतर नहीं रहे। लेकिन हमारी ये भजन लाल जी की सरकार, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि धरती पर भी उतरेंगे और आम जन के जो भी है हित के अंदर ये काम आएंगे। मैं उद्योग मंत्री जी विराजे हैं, उद्योग मंत्री जी को मैं मेरी तरफ से आपके मार्फत यह कहना चाहता हूं कि जब हमारी सबकी सोच होती है कि राजस्थान उद्योग से बहुत ही जगह जगह उद्योग लगे, क्यों ना जो कई बार हमने सिंगल विंडो भी बनाए लेकिन कई वो सार्थक रूप से नहीं हुए। मैं ये कहता हूं कि अगर किसी भी आवेदन जो करता है उद्योग लगाने के लिए, उसके लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाए कि वहां पर वह इस निश्चित समय के अंदर उद्योग लगाएगा, और उसकी जितनी भी एनओसी होती है वो सरकार अपने मार्फत उन सारी एनओसी को इकट्ठी करके और उस जो भी उद्योग लगाने वाले को दी जाए, जिससे कि जो भी उद्योग लगाएगा उसको कई सुविधाओं का जो असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी उद्योग लगाता है उसको विभिन्न जगह ऑफिसों में कार्यालयों में जाना पड़ता है, और जाने के दौरान उसको कई जगह धक्के खाने को मिलते हैं, कई चक्कर खाने को मिलते हैं, और फिर वापस उनकी फाइल यूं की यूं दब जाती है और वो उद्योग लगाने से वापस पीछे हट जाता है। माननीय
सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की भी बात करता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार रिफाइनरी है, रिफाइनरी का जैसे अभी हमारे सम्माननीय पारिक साहब बता रहे थे कि रिफाइनरी का जो है बोझ हमारे राजस्थान पर इतना हो गया। अरे आप पर बोझ कैसे बढ़ा? आपकी पिछली सरकार ने क्या किया? जब इसका शिलान्यास हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था तो 2022 के अंदर कि इस रिफाइनरी का वापस उद्घाटन करने की बात कही थी, लेकिन आपकी सरकार की गलत नीतियों के कारण इस रिफाइनरी का कार्य पूरा नहीं हुआ और अब आप उल्टा दोष हमारी सरकार पर ये कहते हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने अभी हाल ही में इस रिफाइनरी का दौरा किया और उन्होंने इस बजट के अंदर भी घोषणा की कि अगस्त 2025 के अंदर इस रिफाइनरी को प्रारंभ कर दिया जाएगा। मैं इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत हृदय से गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरा विधानसभा क्षेत्र जयपुर से लगभग 450 किलोमीटर है और 450 किलोमीटर किसी भी समय अगर किसी कर्मचारी को यह सजा दी जाती थी तो उनको एक ही कहा जाता था कि आपकी पोस्टिंग बाड़मेर कर दी जाएगी। माननीय सभापति महोदय, एक सजा याफ्ता कर्मचारी हमारे बाड़मेर के अंदर अगर आता है, अगर सजा याफ्ता कर्मचारी बाड़मेर में आने के बाद में वो वहां पर कार्य भी सही ढंग से नहीं करता और वो मन मर्जी से काम करता है। अभी हाल ही के अंदर अब मेरे रिको के अंदर एक अधिकारी लगा है जो यहाँ से सजा याफ्ता प्राप्त करके गया है और मैं आपको बताता हूँ वो पूरे व्यापारियों को बहुत परेशान कर रहा है और पूरी इतना तांडव मचा रखा है कि वो कहता है चाहे मेरी ट्रांसफर करा दो, पाकिस्तान बॉर्डर तो भेज नहीं सकते। तो मैं आपके मार्फत ये कहना चाहता हूं कि ऐसे कर्मचारी को ट्रांसफर नहीं, ऐसे कर्मचारी को निलंबित करना चाहिए जिससे कि उसको भविष्य के अंदर किसी भी व्यापारी के साथ में कोई गलत दुर्भावना से कार्य नहीं कर सके। माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैं वन विभाग के मंत्री महोदय से बात ये कहना चाहूंगा कि वन विभाग की जो भूमि है, क्योंकि अब तो ऑनलाइन का जमाना है, सेटलमेंट भी हो रहा है। कई ऐसे ग्रामीण हैं, कई ऐसे किसान हैं जो वन विभाग की भूमि पर भी बैठे हैं। मैं आपके मार्फत हमारे वन मंत्री महोदय से और सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोग जो 40-40, 50-50 वर्षों से उस जमीन पर बैठे हैं जो वर्तमान में वन विभाग की है, तो मैं ऐसे जो गरीब किसान हैं उनके हितों के लिए वन विभाग इस तरह की कोई स्कीम लाए कि उनको वहां मकान को छोड़ करके नहीं जाना पड़े। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार इस उद्योगों के अंदर भी कोयला जो आता है, हमारे को लकड़ी काटनी पड़ती है, लेकिन कोई ग्रीन कोयला इस पर इंपोर्ट वगैरह की कोई इस तरह की कोई छूट दी जाए, कोई स्कीम लाई जाए राजस्थान के तहत, जिससे कि जो हमारे यहाँ पेड़ों की कटाई हो रही है वह पेड़ों की कटाई होने से बंद हो सके। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इस बार जो हरियाणा राजस्थान का जो कार्यक्रम किया उसके तहत राजस्थान के अंदर करोड़ों वृक्ष लगे। पहले जो वृक्ष लगते थे, आज से अगर आजादी के बाद से अगर हम हर एक बजट देखें तो हमारे विपक्षी भाइयों की सरकार में करोड़ों वृक्ष लगते थे, लेकिन उनका धरातल पर जो है वो स्थिति बड़ी विकट होती थी। लेकिन इस बार हम दावे से कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो भी ये पेड़ लगे हैं इस बार धरातल पर आज भी मौजूद है। तो मैं ये धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार हरियाणा राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम हमारे नरेंद्र मोदी जी के अभियान को जिस प्रकार इस बार आगे बढ़ाया है, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में इस पर्यावरण जो इस गर्मी का जो मौसम हाल बेहाल हो रहा है उसके अंदर जरूर ये फायदा देगा। माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे आपके मार्फत वन मंत्री जी से भी मांग करता हूं कि कई बार वन विभाग दूसरों की जमीन पे दूसरे विभाग की जमीन भी दबा के बैठा है। अगर वन विभाग की जमीन अगर कोई व्यक्ति दबा के बैठा है उसको तो खाली कराते हैं, लेकिन वन विभाग यदि किसी दूसरे विभाग या दूसरे व्यक्ति की जमीन अगर दबा के बैठा है तो उसको भी खाली नहीं करता है। मैं ये कहता हूं इस प्रकार कोई नियम होना चाहिए कि उसके अंदर भी कोई सहूलियत हो सके। और मैं आपके मार्फत हमारे उद्योग मंत्री जी और वन मंत्री जी दोनों बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हमारे जोधपुर और पाली और बालोतरा का जो औद्योगिक क्षेत्र का जो गंदा पानी है
उस गंदे पानी को एक चैनल रूपी इस तरह से बना करके या तो HPCL रिफाइनरी में या कच्छ की खाड़ी में बना करके और उसका निस्तारण किया जाए, उसकी DPR बनाने की घोषणा की जाए। क्योंकि अगर यह पाली औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और हमारे वन मंत्री जी विराजे हैं, वन मंत्री जी को भी, कि उन्होंने इस बजट के अंदर जोधपुर के अंदर तो CPT प्लांट और STP प्लांट के लिए अभी हाल ही के अंदर 175 करोड़ रुपए जो स्वीकृत किए, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन उस जो वहां का जो ट्रीट हुआ पानी है उसको देने के लिए उनको एक चैनल बनानी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल बना करके और HPCL रिफाइनरी को यह पानी दिया जाए। माननीय उद्योग मंत्री विराजे हैं, इनको धन्यवाद देता हूं कि पिछली सरकार जो मेरे विधानसभा क्षेत्र की 53 औद्योगिक क्षेत्र की फाइलें थी रिको की, जो पिछली पूरी सरकार चली गई, लेकिन उन्होंने 53 औद्योगिक फाइलें जो है जिसके अंदर सुप्रीम उच्चतम न्यायालय से फैसला आ गया, लेकिन उसके बावजूद निस्तारित नहीं की जाए। मैं आपके मार्फत हमारे मंत्री महोदय से भी निवेदन करता हूं कि इस फाइलों को निस्तारण करने में जब 5-6 साल लग गए, हम एक तरफ से तो राइजिंग राजस्थान और इस तरह से अगर उद्योगों को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हमारे जो नीचे के जो कर्मचारी हैं वो इस तरह की फाइलों को दबा करके बैठ जाते हैं और इसके कारण आज हमारे वो 53 फाइलें हमारे अभी उद्योग मंत्री जी ने इन फाइलों को निस्तारण कराया। और साथ में मैं ये धन्यवाद देता हूं कि हमारे उद्योग मंत्री जी हमारे बालोतरा की और भी कई समस्याएं टेक्सटाइल के क्षेत्र के अंदर है, जो मैं निवेदन करता हूं कि पाली, जोधपुर और बालोतरा टेक्सटाइल क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जिसमें पोपलिन जो कपड़ा है वो यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट के मार्फत तैयार होता है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके मार्फत निवेदन करता हूं कि हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं उद्योग की लगाने की, तो इसके लिए कोई पावर, इसका कपड़े का कोई लूम का इस तरह का कोई आर्थिक पैकेज या इस तरह की कोई नई योजना लाया जाए तो यहाँ पर लूम बनेगा तो कपड़ा लोगों को बहुत ही सस्ता मिलेगा। क्योंकि वर्तमान में जो कपड़ा है वो ईरोड से आता है, इच्छलकरणजी से आता है, भिवंडी से आता है। तो मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि यह पावर लूम जो है हमारे यहाँ पर बनाए जाए, जिससे कि हमारे उद्योगपति जो यहाँ से छोड़ करके और अहमदाबाद और सूरत जा रहे हैं उनको यहाँ पर रोका जा सके। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर में बायोटेक्निकल गार्डन स्थापित किए जाने की बात कही थी, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। माननीय सभापति महोदय, जब तक उद्योग के अंदर बिजली, सड़क और पानी, ये 3 चीज की अगर जरूरत नहीं होगी, जब तक उद्योग आ नहीं सकते। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को, जिन्होंने हमारे प्रदेश के अंदर जगह जगह रोडों का जाल बना दिया और ऐसे एक्सप्रेस हाईवे बनाए जिससे कि हमारे आज राजस्थान के अंदर उद्योग जगत को एक नई क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। मैं हमारे विपक्षी भाई हैं, उनके लिए तो मैं एक ही कहूंगा कि हमारे विपक्षी भाई तो उम्र भर गालिब यह भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यह भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो ये हमारे विपक्षी भाइयों की तो इस तरह की स्थिति है। यही बात करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय